ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी आपने यहाँ पर सुन लिया। उन्होंने कहा, और लोगों ने भी बहुत सारे बयान यहाँ पर दिए। जफर इस्लाम साहब, क्या इसको लेकर आप कहेंगे? क्या उनको ये नारा देना चाहिए था जय फिलिस्तीन का? देखिए, ये जो राजनीति करते हैं वो समाज को तोड़ने वाली राजनीति करते हैं। समाज को कहीं ना कहीं, मुस्लिम समाज को गुमराह करने वाली, को उनके इमोशन से खेल के या सत्ता में आने के या पार्लियामेंट में आने की जो इनका जो राह है वही यही है। और पूरे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। और इस बार ऐसा मुझे लगा था, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता ने अभी इस बार भी उनको कहीं ना कहीं जिता दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि इस बार वहाँ की जनता में जितना आक्रोश, मैं खुद तेलंगाना में रहा था, इतना आक्रोश इनके प्रति है कि ये मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करके खुद जो है मजे लेते हैं, मुस्लिम समाज को एक ढाल बनाते हैं और खुद मजे लेते हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, मुस्लिम समाज में बहुत रोष है। जहाँ जहाँ इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए वहाँ वहाँ ये हार गए, इसलिए कि ये समाज को, मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करके अपने फायदे की बात करते हैं। इसलिए इनको एक सुर में मुस्लिम समाज भी खंडन करता है और देश के लोगों को भी खंडन करना चाहिए। आपकी मजलूमों की बात को नहीं, मजलूमों की बात तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से कीजिए। ये आप पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं कर रहे, आप एज ए पार्लियामेंटेरियन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से कीजिए। और साथ साथ अंशुल अभिजीत जी, आपसे ये रिएक्शन जानना चाहेंगे, जय फिलिस्तीन का नारा जो उन्होंने संसद के अंदर दिया, क्या ये ठीक था? और जैसा कि जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि वो गुमराह करना चाहते हैं, मुसलमानों को कटघरे में उनको खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आप वैसे तो प्रधानमंत्री यूएसए गए थे, उन्होंने कहा था अगली बार ट्रंप सरकार, और ऐसे ऐसे नारे कहे थे, बिल्कुल सियासी नारे। अंदरूनी मामले में नहीं, देखिए आप उनका भी उदाहरण भी दीजिए ना, जो जहां पर प्रधानमंत्री जहां पर गए और मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलों में उन्होंने टिप्पणी दी, तो उसके भी बात करिए। देखिए, यहां पर डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है, संविधान की उल्लंघन की बात हो रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले लोकसभा में सिर्फ 20% बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? यहाँ का सरकार का अहंकार, इनका अड़ियलपन। और यहाँ पर अंशुल अभिजीत जी, ऐसे तो आप भी कितनी बार पिछली लोकसभा में वॉकआउट करके बाहर चले जाते थे। गलत है, आपके पास ये भी तो प्रश्न है आपसे, आप भी कितनी बार वॉकआउट करके बाहर चले जाते थे? उसको लेकर भी तो कुछ कहिए, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। क्या था आपका प्रश्न? आप भी तो कितनी बार पिछली लोकसभा में वॉकआउट करके बाहर चले जाते थे, आपके तमाम सांसद। क्यों नहीं करे? आप मुद्दों पे बात, कार्यवाही आगे चलेगी कैसे? विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर हम दबाना चाहते हैं आपकी आवाज को तो आपसे मैं सवाल नहीं कर रही होती। अंशुल अभिजीत जी, महंगाई का मुद्दा हो, आप चर्चा नहीं करते। हम चाहते हैं आपसे चर्चा करना। का हनन हो रहा है, आप चर्चा नहीं करना चाहते, तो वॉकआउट नहीं करेंगे तो और क्या विकल्प होगा? आप संवाद ढूंढ नहीं रहे हैं, आप चर्चा कर नहीं रहे हैं, गुफ्तगू कर नहीं रहे हैं। और यही अगर सरकार का रवैया हो, देखिए आवाम ने यहाँ से वॉकआउट करने की बात नहीं, वहां पर आप जनता के प्रतिनिधि हैं। हस्तक्षेप कर रही हैं, मुझे बोलने नहीं जी, दे आप रही। बोलिए अपनी बात। ये भी कोई नहीं, ये मैं, आवाम ने तो इस सरकार को सबक सिखा दिया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वो आदत से मजबूर हैं। और यही ऐसा ही रवैया उनका चलता रहेगा। पहले उनकी 300 सीट थी तो समझते थे 400 हैं और कुछ भी चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ 20% बिल गए। ये आप समझ सकते हैं, हमारे समय तो 70% गए थे। तो आप इस बात को क्यों नहीं लेके चलती हैं? तो संवाद तो होना ही नहीं चाहते, ये कभी करना नहीं चाहते, और हर बार माइक ऑफ कर देना, 150 सांसद को निलंबित कर देना, ये कोई मामूली बात है नहीं। तो उनकी तो एक इस बात की पुष्टि हो चुकी है ना कि वो करना नहीं चाहते। तो इसी को लेके हमारे पास विकल्प नहीं था। हम चाहते हैं, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो इस सरकार ने सबसे पहले किया है। डिप्टी स्पीकर को कभी नियुक्ति नहीं की पिछले टर्म में, और जितने भी उल्लंघन हुए हैं वो तो आप जानते हैं, वो इतिहास रिएक्शन भी जानेंगे आगे। अंशुल अभिजीत जी, बड़ी खबर भी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें, बरेली के सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय कहा है। संसद की शपथ लेते समय हिंदू राष्ट्र की जय कहा छत्रपाल सिंह ने। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत उनकी ओर से यहां पर कहा गया है। और इससे ठीक पहले हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने भी जब शपथ ली थी तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। सांसद छत्रपाल सिंह को आप सुन रहे थे। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अंशुल अभिजीत जी, आप कहते हैं आपका रिएक्शन नहीं सुना जाता, अब इस पर आप रिएक्शन दीजिए। क्या ये सही लगा आपको? नहीं, देखिए, अब ये उन्होंने जय हिंदुस्तान तो नहीं कहा, जय भारत नहीं कहा, जय इंडिया नहीं कहा, उन्हें जय हिंदू राष्ट्र कहा। अब आप बताइए ये सही है कि गलत है? पूरे सबके साथ सबका विकास लेके आप चलते हैं, ये बात नारा करते हैं। मजलूम समाज की बात करना कुछ और होता है, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप इस तरह का विवाद लेके आगे बढ़ेंगे, समाज को बांट के आगे चलेंगे, जो उनका निजी मामला है, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो माननीय सांसद है, सांसद में आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री का नारा तो याद कर ले, सबका साथ सबका विकास। और ये प्रधानमंत्री जी खुद भूल रहे हैं, तो उनसे सांसद जो उनके होते हैं भाजपा के, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, फिर मुद्दे से हम भटक रहे हैं, बार बार आप ये और मुद्दे लेके आ रही हैं। यहाँ पर संविधान के उल्लंघन का मामला है, इस पर भी रिएक्शन जानना जरूरी है। फिर आप बोलेंगे हमें अपनी बात नहीं रखने दी जाती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अपनी बात रख ली, लेकिन हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। अभी मुद्दा ठीक है, आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन इस पर जफर इस्लाम का भी रिएक्शन लूंगी। जफर इस्लाम साहब, आप बोलिए। हाँ बोलिए, पूछिए, आप जवाब दीजिए इस पर। देखिए, जो भी है, चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, जो संवैधानिक तरीका है उसको ही फॉलो करना चाहिए। वही सही है और वही सही रहता है। अपने मन से अपने को विचार डाल के कोई ऐसा भाषण कोई भी दे या कोई बात कहे, वो सही नहीं समझा जाता है, कि चाहे वो किसी पार्टी का हो। हम एक डिसिप्लिन पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर है, उसके नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी पार्टी के जितने भी मुखिया हैं उसी बात को सराहते हैं जो संवैधानिक तरीके से होता है। लेकिन आज जो मुद्दा है, याद कीजिए 25 जून संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। भूल गए वो 50 साल पहले जो हुआ था 1975 में, रातों रात सरकार पे जब आ गया कि गलत तरीके से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती है, और 12 जून को जो 1975 में जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, तो रातों रात जो है आप सारे लोगों को जेल में डाल दिया, बंद कर दिया सरकार को, आपने विपक्ष को बंद कर दिया जेल के अंदर। ये संविधान की बात करते हैं, इनका मुंह है संविधान की बात करने का। जरा आप इनसे ही पूछ लीजिए, क्या ये वो बात याद है? कितनी सरकारें गिराई हैं आज तक? बताइए, पिछले 10 साल से हम हैं, कहीं आपको जो आर्टिकल 356 का कहीं दुरुपयोग हुआ है? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के किस जगह बताइए हमने सरकार को प्रेसिडेंट रूल में लगा दिया है? आपने तो 93 बार किया है। तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने का जो आपका नाटक है, वो आपने पूरे अपने समय में रचाया है। अब आप समय जब सत्ता से बाहर है, तो आपको वो बात सोचते हैं कि जो हमने गलत किया था वो हम कर रहे होंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। केज पैरेट आपके बारे में कहा गया था, आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसके बारे में? सीबीआई के बारे में। आप उनके बारे में हर चीज जो है आपके बारे में जो है खुली किताब की तरह है कि आपने मिसयूज कैसे किया। प्रदीप बाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। प्रदीप बाटी जी, अभी आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, विपक्ष का हिस्सा हैं, बड़ी जिम्मेदारी जनादेश ने यहाँ पर आपको दी है, जनता ने आपको दी है। अब इस पर आपका क्या रिएक्शन? वो कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन तो आप लोग करते हैं। देखिए, संविधान का उल्लंघन तो हमने शायद चंडीगढ़ में देखा होगा। आप प्रेसिडेंट रूल ना लगाएं और उसके बावजूद आप जाके सरकारें तोड़ें, आप परिवार तोड़ें, और फिर आप सरकार पीछे के रास्ते से सुबह 4 बजे 6 बजे जाके सरकारें बना लें, तो ये भी संविधान, इसको भी कोई संविधान के खिलाफ ही बोलेगा, इसको संविधान के साथ तो बोल नहीं सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर आप लोकतंत्र बहुमत से चलता है, और बहुमत, जब आपके पास बहुमत है तो आपको दिल भी बड़ा रखना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश, आप राज्यों की बात कर रहे थे, आपने उत्तर प्रदेश में भी ये देखा कि इस डिप्टी स्पीकर के पद किस तरह से सत्ता पक्ष ने नहीं दिए। आगे भी पिछले सेशन में भी आपने, पिछले जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी देखा। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके 400 विपक्ष ने, जो कि अब इंडिया ब्लॉक है, उसने अपने 1967 से लेके आज तक, जब अब आप जफर साहब बात कर रहे थे कि इनको तो वोट शेयर कुछ नहीं मिला, अरे साहब, आप भारतीय जनसंघ
और भारतीय जनता पार्टी 1989 तक डबल डिजिट के वोट शेयर पे नहीं आई थी। उसके बावजूद भी आपने देखा 1967 के बाद हमेशा सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास नहीं रखा। तो यह अहंकार मत पालिए, ये सत्ता पक्ष को, कोई भी सत्ता पक्ष में हो, ये अहंकार ना रखे। अगर आप ये कहते हैं आप पे भरोसा रखा जाए, तो भरोसा जब आप पे जनता ने नहीं किया और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं किया, तो हम विपक्ष में जो सांसद चुन के आए हैं आप पे क्या भरोसा करें कि आप डिप्टी स्पीकर का पद रखेंगे या उसका पद रखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हम पद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पद से बड़ी बात कर रहे हैं। शिवानी जी एक लाइन और कह देता हूं, हम पद से बड़ी बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जब आप सबका समन्वय की बात करते हैं, सबका प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, कोई एकाकरण की बात नहीं करते हैं, तो जब आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, जब आपको सबको सहमति से, सबके सुझाव से आपको एक स्पीकर का पद हो, आगे भी वक्त की कमी है, इसलिए अरविंद बाजपेयी जी के पास आऊंगी। बाजपेयी जी आप बताइए, प्रदीप जी अभी कह रहे थे जब जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया, तो जो नवनिर्वाचित सांसद है, जो सांसद है, वो आप पर कैसे भरोसा करेंगे? जनता ने भरोसा किया। प्री पोस्ट अलायंस जो हमारी थी, प्री पोल अलायंस, उसमें 294 आए। किसको मैंडेट दिया है? हम ही को मैंडेट दिया है। एनडीए की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, इनको नहीं दिया है। अगर इनके पास नंबर होते तो ये सरकार बनाते। और ये चुनाव लड़ रहे हैं स्पीकर की पोस्ट पे, जो कि संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन क्या हुआ कल? 294 हमारे हैं, हमारा ही स्पीकर बनेगा। मतलब ये सिंबॉलिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या पार्लियामेंट की गतिविधियों में विधान डालने का इनका, विघन डालने का इनका मंशा है। ये काम नहीं करना देना चाहते, ये देश को आगे नहीं ले जाने देते। 10 साल में एक बताइए कौन सा संविधान के किस पन्ने का हमने उल्लंघन किया है? एक एग्जाम्पल नहीं है इनके पास। ये मुद्दे अलग हैं, चुनाव के मुद्दे अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, और इन सब बातों पर देश की जनता ने हमारे पक्ष में मोहर लगाई है। अरविंद जी, वक्त की कमी है। जफर इस्लाम साहब से एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, एक सवाल भी पूछना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब, अभी केवल 2 दिन हुए हैं। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर पर आपने देखा किस तरीके से घमासान चढ़ा, फिर स्पीकर पद पर। क्या लग रहा है इस बार बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है विपक्ष के रूप में? देखिए, विपक्ष के रूप में चुनौती नहीं, किसी भी पार्लियामेंट में अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए विपक्ष की भी जरूरत होती है। हमें तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष चाहिए। हम उनसे सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेंगे, देश की जो रिक्वायरमेंट है लेजिस्लेशन पास करने की, नए कानून बनाने की, नई उससे जो समस्याएं जो हैं उसका कहीं ना कहीं ख़त्म करने के जो लिए लेजिस्लेशन बनता है पार्लियामेंट से, वो बनाने में वो हमारे साथ दें। जाहिर है उसका फायदा देश की जनता को होगा, और चाहे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जीते हुए या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, फायदा होना चाहिए, वो देश की जनता का ही होना चाहिए। और आप तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद चुने जाते हैं, वो देश की जनता ही चुनकर आपको भेजती है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बड़े भरोसे के साथ। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत